आज हम पढ़ेंगे गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा पार्ट, जिसमें गोलीय सतह पिछले क्लास में हमने समझाया था पिछले वीडियो में कि गोलीय अवतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन। आज हम पढ़ेंगे गोलीय उत्तल सतह से प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसा कि यहाँ रे डायग्राम दिखाया गया है, इस रे डायग्राम को हम समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक उत्तल सतह है, ये कांच का बना हो चाहे किसी भी चीज का बना हो सकता है। उस पदार्थ का, जिस पदार्थ से ये सतह बना हुआ है, उस सतह का अपवर्तनांक हमने n2 मान लिया है, और जो इसके बाहर का पदार्थ है यानी जो बाहरी माध्यम है, उस माध्यम का अपवर्तनांक हमने n1 मान लिया है। n1 को हमने विरल माध्यम माना है, जबकि इसे हमने सघन माध्यम माना। अब हम इस सतह का, जो उत्तल सतह है, इस सतह का ये मध्य बिंदु है जिसे हमने P से सूचित किया है। उसके बाद इसके केंद्र, चूंकि ये सतह इस प्रकार से गोला बनेगा, तो इसके सतह का केंद्र जो होगा कहीं ना कहीं इस तरफ होगा, जिसे हमने C से सूचित किया है। जबकि इसे मिलाने वाली रेखाखंड, जो P और C को मिलाने वाली रेखाखंड है, इसे हमने मुख अक्ष कहा है। उसी मुख अक्ष के किसी बिंदु O पर, जो कि सतह से क्या है, U दूरी पे स्थित है, इस दूरी पर स्थित एक बिंदुवत वस्तु है, इसे हम वस्तु बोलेंगे। यानी ये हमारा वस्तु हो गया, बिंदुवत वस्तु है। इस वस्तु से एक प्रकाश किरण इस तरफ ये जा रही है, O से A की तरफ। इस बिंदु को हम M मान लेते हैं, जो सतह के इस बिंदु पर, M बिंदु पर ये आपतित होगी। आपतन के पश्चात यहाँ पे माध्यम बदलने के कारण क्या होगा, अपवर्तन होगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यहाँ से प्रकाश अपने पथ से विचलित होगी। अब विचलित होगी तो यहाँ पे ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे अब अभिलंब किसे कहेंगे, तो सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है, उसके केंद्र मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाखंड होती है, उसे अभिलंब कहते हैं। अर्थात CMN, जो ये लाइन दिख रहा है CMN या CN भी कह सकते हैं, ये अभिलंब होगा। अब प्रकाश जो गमन कर रही थी, प्रकाश वस्तु से निकलने के बाद ये OM की दिशा में, ये A के तरफ नहीं जा करके ये किधर जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। चूंकि अभिलंब ये है, अभिलंब इसे कह रहे हैं, तो प्रकाश यहाँ पे जा रही है, इस तरफ जा रही थी, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ने के लिए इसे इस तरफ ही आना पड़ेगा। तो प्रकाश ये मुड़ के इस तरफ यहाँ I बिंदु पे यहाँ अक्ष को प्रतिच्छेद कर दे। जबकि एक दूसरा किरण, कम से कम हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए, तो एक और किरण जो इसके अभिलंब की दिशा यानी OP की दिशा में, यानी केंद्र की दिशा में जब आपतित होगी, तो यहाँ से ये जब विचलन होगा, तो हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि अगर कोई अपवर्तक सतह है और प्रकाश अगर इस तरह से अभिलंबता आपतित होती है, तो पथ से बिना विचलित हुए वो सीधे गमन कर जाती है। तो ऐसा ही स्थिति यहाँ पे, ये चूंकि केंद्र को मिलाने वाली ये रेखाखंड है, तो ये अभिलंब की दिशा में है। अर्थात प्रकाश जब इस दिशा में गमन करेगी, तो पथ से बिना विचलित हुए सीधे ये निर्गत हो जाएगी। और ये रेखा, जो ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण कहीं ना कहीं ये इस जगह पे प्रतिच्छेद करेगी। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे वहाँ का, इस वस्तु का क्या कहा जाएगा, प्रतिबिंब कहा जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, यानी इस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब यहाँ पे स्थिति को हम देखेंगे। अब जो ये सतह है, इस सतह की त्रिज्या जो PC है, उसको हमने R मान लिया है, जो वस्तु की दूरी है U मान लिया, और जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, ये इसकी दूरी को हमने यहाँ से P से लेकर I तक V मान लिया। अब इस पूरी घटना को जो इसके साथ हुआ, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। मान लिया कि एक गोलीय उत्तल अपवर्तक सतह है, जिसका अपवर्तनांक n2 है तथा अपवर्तक त्रिज्या R है, जिसे N1 अपवर्तनांक वाले बाह्य माध्यम में रखा गया। अब
इस पूरी व्यवस्था को N1 बाय अपवर्तनांक, जिसको हमने विरल माध्यम माना है। इसके बाद यदि उत्तल सतह के मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक वस्तु रखा गया है, u दूरी पे रखा गया है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब अक्ष के बिंदु I पे बन रहा है, जो v दूरी पे है, जैसा कि किरण आरेख में दिखाया गया। इसी चीज को हमने यहाँ दिखाया है। इसमें हमने इस एंगल को अल्फा मान लिया, इसको हमने थीटा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। जबकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण, जिसे हमने I से सूचित किया है। अब ये है अपवर्तित किरण, जो MI है अपवर्तित किरण है, उसको अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी उसको अपवर्तन कोण R से सूचित करते हैं इसे। तो ये हमारा अपवर्तन कोण है ये। जबकि शीर्षाभिमुख के प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये और ये क्या होगा? शीर्षाभिमुख के नियम के हिसाब से ये बराबर होगा, यानी NMO बराबर होगा AMC, इसके बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चित्र, ये डायग्राम है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे किरण आरेख से हम देखेंगे, किरण आरेख से हम यहाँ पे देखेंगे, किरण आरेख से दिया हुआ है कि एंगल OMN बराबर ये एंगल AMC, ये किसके बराबर हो जाएगा? I एंगल के बराबर होगा। उसी तरह एंगल जो R है IMC के बराबर होगा, यानी IMC बराबर एंगल R। जबकि एंगल MOP, M यहाँ से लिख लो, M O और P, ये किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको अल्फा लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ से देखा जाए तो MCP, यानी एंगल MCP इसके बराबर होगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी तरह MIC, एंगल MIC बीटा के बराबर हो जाएगा। फिर P से C, यहाँ पे हम चिन्ह परिपाटी अगर देखें तो PC जिस दिशा में आपतित किरण जा रही है उसी दिशा में हम यहाँ से मेजरमेंट करने के लिए जाएंगे। तो ये R का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और ये V का भी वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी R और V पॉजिटिव होगा। जबकि इसे मेजरमेंट करने के लिए हमें विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, यानी आपतित किरण इस तरफ, हमको मापने के लिए इस तरफ जाना पड़ेगा, तो इसको हम निगेटिव लेंगे। तो यहाँ से PC बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में R हो जाएगा, PI बराबर प्लस में V हो जाएगा और PO बराबर माइनस में U हो जाएगा। तो यहाँ से ये चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये हमने लिख दिया है। अब बात करेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होगा? N1 साइन थीटा यानी साइन I बराबर N2 साइन R। तो यहाँ से मान लेंगे, माना ये कंडीशन मान लेते हैं, ये I एंगल जो है बहुत छोटा बनेगा जब ये पॉइंट बहुत क्लोज टू P होता है। वेरी क्लोज टू P अगर बहुत नजदीक में हो तो ये एंगल I और R क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो अगर यदि एंगल I तथा R अत्यंत छोटा, अगर अत्यंत छोटा होगा तो फिर क्या होगा? साइन I लगभग बराबर हो जाएगा I के बराबर तथा साइन R लगभग बराबर हो जाएगा R। तो यहाँ से स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? N1 I इक्वल टू N2 R। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अब त्रिभुज, त्रिभुज, अब ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में जाएंगे? ओ एम सी, ट्रायंगल ओ एम सी से। ओ एम सी से क्या होगा? तो ये हम जानते हैं कि ये इस ट्रायंगल का बायकोण हो जाएगा, आई बायकोण होगा ओ एम सी इस ट्रायंगल के लिए, जबकि ये दोनों उसके संगत आंतरिक कोण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एंगल आई बराबर अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। क्यों हुआ? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज के बायकोण, बायकोण संगत आंतरिक कोण की, संगत आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा। फिर अब त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज में जाएंगे। कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज एम सी आई या आई एम सी, त्रिभुज आई एम सी लिखे चाहे एम सी आई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये एंगल, इस छोटे से ट्रायंगल आई एम सी, ये एंगल और ये एंगल आंतरिक कोण हो जाएगा, और फिर ये थीटा क्या हो जाएगा? बायकोण हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आर प्लस बीटा बराबर क्या होगा? थीटा। यहाँ से अगर हम आर निकालेंगे तो थीटा माइनस में बीटा, इसको इक्वेशन 3 कंसीडर करेंगे। और यही सेम बात यहाँ पे भी देखते हैं। अब हम परिभाषा से जानते हैं कोण बराबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बाय में त्रिज्या। तो इस आधार पर अगर हम सोचें तो चाप अगर अल्फा देखें तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा के लिए चाप एमपी हो जाएगा और त्रिज्या क्या हो जाएगा? पीओ हो जाएगा। यानी यहाँ पे एमपी चाप, इस चाप को इस तरह से डिनोट करते हैं, जबकि ये पीओ हो जाएगा। उसी तरह बीटा की बात की जाए, बीटा क्या होगा? तो एमपी ही होगा, लेकिन ये डिस्टेंस पी है, ये डिस्टेंस क्या लेंगे? पी है। तो एमपी आर्क लेंथ और बाय में पी जाएगा। सिमिलरली थीटा अगर निकालेंगे, थीटा क्या हो जाएगा? एमपी आर और बाय में पीसी। ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 1, 2 एवं 3 से, समीकरण 1, 2 एवं 3 से, तो समीकरण 1 का मान, 2 का मान और 3 का मान हम 1 में रखेंगे। तो उसमें n1 क्या था? आई की जगह पे हम अल्फा प्लस थीटा रखेंगे, जबकि n2 इंटू में आर की जगह पे क्या रखेंगे? थीटा माइनस में बीटा, थीटा माइनस में हम बीटा रखेंगे। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से इसको थीटा वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे, जैसे ये थीटा है, ये थीटा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, इस टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ n1 थीटा, ये इधर प्लस में, इधर आने के बाद इक्वल के इस तरफ आने के बाद माइनस में, ये वाला टर्म उधर जाने के बाद माइनस में, और ये पहले से ही माइनस में, तो दोनों माइनस में हो जाएगा। यहाँ से n2 बीटा, ये n1 अल्फा भी उधर जाके माइनस में। अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, थीटा कॉमन लेंगे तो n1 माइनस n2 इंटू में यहाँ थीटा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे n2 इंटू में बीटा और n1 इंटू में अल्फा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं। अब देखा जाए तो ये थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? यहाँ से n1 माइनस n2 बाय में, सॉरी इंटू में थीटा, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? mp आर्क लेंथ बाय में pc, इधर माइनस में n2, बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? mp आर्क लेंथ बाय में pr, फिर माइनस n1
अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे, MP माइनस में PU। अब सब में MP R कॉमन है तो कॉमन कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे N1 बाय में N2 बाय में PC, N1 माइनस N2 बाय में PC, यहाँ पे माइनस में N2 बाय में PI, यहाँ से माइनस में N1 बाय में PO। फिर हमने साइन कन्वेंशन की अकॉर्डिंग N1 को हमने क्या लिया, PC को हमने क्या लिया था, PC को हमने R लिया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे R। फिर PI को हमने क्या लिया था, V लिया था, तो V लिख देंगे। फिर N1 के जगह N1, यहाँ PO क्या लिखा था, ये माइनस में, यहाँ पे माइनस में, तो कुल मिला के यहाँ से ये N1 माइनस N2 बाय में R, ये माइनस में N2 बाय में V, ये माइनस माइनस प्लस N1 बाय में U। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है, ये माइनस में, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको उस तरफ भेजेंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आते हैं, N2 बाय में V, ये आएगा इधर N1 बाय में U। इसको अगर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा N1 माइनस N2 बाय में R, और यहाँ से एक टर्म आ जाएगा N2 बाय में V माइनस N1 बाय में U बराबर, ये माइनस अंदर जाने के बाद क्या होगा, N2 प्लस में हो जाएगा, N1 माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे, गोलीय उत्तल सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र। अब यहाँ पे N1 क्या है, तो N1 है यहाँ पे बाह्य माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात जिस माध्यम में वस्तु रखा है उसका अपवर्तनांक। N2 है उत्तल जो सतह है, अपवर्तक सतह, उसका अपवर्तनांक। U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी, R अवतल सतह की वक्रता त्रिज्या। थैंक यू।